नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि उनको एनसीईआरटी को समझने में और समझाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों, हमने जो हमारी पाठ्य पुस्तक है विज्ञान की कक्षा 7 की, उसके 4 अध्याय बिल्कुल लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से समझ लिए हैं और उनका रिवीजन भी कर लिया है। यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ पे आपको साइंस क्लास की जो साइंस बुक है उसकी अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आप और भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और कक्षा 7 के जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनको पता है, ये एनसीईआरटी बाय विक्रम 7th क्लास आपके लिए अलग से स्पेशल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। और इस चैनल पे आपको क्या है, सिर्फ क्लास 7 की प्लेलिस्ट मिलेगी। जो क्लास 7 के सब्जेक्ट हैं उनकी प्लेलिस्ट मिलेगी। और बाकी जो दर्शक देख रहे हैं तो उनको बता दिया गया है कि आपके लिए हर क्लास के लिए हमने अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, ताकि आपको कोई भी बुक समझने में, कोई भी विषय ढूंढने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आपके इस प्लेटफॉर्म पर हर विषय हर क्लास का पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपके शुरुआती 2-3 मिनट वेस्ट किया तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो आज के हमारे चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो आज हमें पढ़ना हमारे आसपास के परिवर्तन। ठीक है, हमारे जो आसपास परिवर्तन हो रहे हैं ना, बदलाव हो रहे हैं, वो किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। तो आपको देखा होगा कि कोई चीज़ जल जाती है वो राख में बदल जाती है, बर्फ़ है वो पिघल जाती है, पानी बन जाती है, पानी दोबारा बर्फ़ जम जाती है। जो भी ये परिवर्तन हो रहे हैं वो किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना है कि हमारे आसपास के परिवर्तन देखने हैं। और हम उनमें देखेंगे कि वो भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन। मतलब मेनली हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा वो ये डिपेंड रहेगा कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं। हमें इनको समझना है, कौन से परिवर्तन भौतिक होते हैं, कौन से परिवर्तन रासायनिक होते हैं। परिवर्तन मतलब बदलाव। तो चलिए अध्याय की हम लाइन टू लाइन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये बच्चा है, ये कहता है कि आधे घंटे पूर्व मैंने यहाँ बर्फ का टुकड़ा रखा था, लेकिन बर्फ तो यहाँ मिली ही नहीं। मुझे तो क्या मिला, ये पानी मिला है। चलो कोई बात नहीं। अब ये लड़की दूसरी कहती है कि मेरे मन में भी एक क्वेश्चन है कि मैंने कल इस गुलाब के पौधे पर जो कली कली देखी थी वह आज फूल बन गई। उसने कहा कि कल तक तो मुझे देखा था कि इस पे पौधे पे इस प्रकार की कली बनी हुई थी, ठीक है, और आज क्या है, ये पूरा फूल में बन गया। ये देखिए, ये कली होती है, जब ये बंद होती है ना फूल खिलने से पहले, वो कली होती है, और जब ये खिल जाता तो फूल बन जाता है। ये परिवर्तन बदलाव हो रहे हैं ना। ये बच्चे परिवर्तन देख रहे हैं कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं आपके आसपास भी। उसने कहा कि इस बोतल में रखा ठंडा जल अब ठंडा नहीं रहा, कि मैंने तो ठंडा पानी रखा था, फिर गर्म किसने कर दिया इसने, कि ये पानी गर्म हो गया। चलो भी, मैंने इस केले पर कुछ भूरे रंग के धब्बे देखे थे, आज वे और अधिक हो गए, और कल तथा केले में से तिरोगंध भी आ रही। उसने कहा कि मैंने कल जो ये केला देखा था ना, इस पे जो भूरे रंग के धब्बे थे ना, ये देखे थे, लेकिन आज तो ये और ज्यादा हो गए। ठीक है, और अब इसमें से थोड़ी सी स्मेल भी आने लगी केले में से। ये चीज कैसे हुई, ये परिवर्तन। और भी बहुत सारे परिवर्तन आप अपने आसपास देखते होंगे कि आपने जो आपके पत्ते थे पेड़ों के, वो पीले हो गए, झड़ के फिर वो मिट्टी में बदल गए। आपने जो पत्ते, सब्जियों के जो पत्ते वगैरह डाल के आए थे वो मिट्टी में बदल गए। तो बहुत सारे परिवर्तन आपके आसपास घटित हो रहे हैं। सभी विद्यार्थी कुछ परिवर्तनों का वर्णन कर रहे हैं। वे किस प्रकार के परिवर्तनों के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं, ये हमें पढ़ना है कि सभी विद्यार्थी कोई न कोई परिवर्तन के बारे में बात कर रहा है। आप भी कमेंट में कोई ना कोई ऐसा परिवर्तन लिखिए जो अपने आसपास देखा हो भी, ताकि आपकी समझ विकसित हो भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत भी। परिवर्तन आपने देख लिए कि किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं हमारे आसपास, आप खुद भी नोटिस करते होंगे। आपने अपने आसपास अनेक परिवर्तनों का अवलोकन किया, मतलब निरीक्षण किया, देखा होगा, किंतु इसमें से कुछ परिवर्तन तालिका 5.1 में सूचीबद्ध किए गए हैं। आप यह देख सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए इन परिवर्तनों के कुछ क्षणों के लिए विचार कीजिए और तालिका में अपने अवलोकन पर अभिलेखित कीजिए भी। तो आपने कहा कि ये जो परिवर्तन है ये आपको लिखने हैं इनके बारे में, कि इनके बारे में आपको क्या लग रहा है भी, कोई चीज है कि किस प्रकार से घटित हो रही, वो आपको देखना। पहला परिवर्तन था आपका कि बर्फ का पिघलना। अवलोकन आपने किया तो आपको क्या नजर आया कि हम बर्फ को क्या है, पिघल रही है, पानी में बदल रही। तो क्या आप दोबारा इसको बर्फ बना सकते हैं, पानी को? आप कहेंगे हाँ, हम पानी को क्या दोबारा बर्फ बना सकते हैं। ठीक है, पहला कितनी ये धीरे धीरे पिघल रही है,
ये भी आपने एक प्रोसेस देखा, एकदम से तो नहीं हुई कि आपने बर्फ बाहर रखी। ये इस प्रकार से आपको उनका समय देखना है और ये देखना है क्या आप दोबारा उसको उसी स्टेज में ला सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, क्या आपने अवलोकन किया। सब्जियों का कटना भी तुरंत आपने काट दी, क्या दोबारा आप उसको सब्जी बना सकते हैं? वापस आपने आलू काट दिया छील के, क्या दोबारा उसको आलू बना देंगे? नहीं। तो ये क्या है, आपका वापस नहीं होगा। जल का उबलना, जल आपने उबाल दिया, फिर दोबारा तो आप ठंडा कर सकते हैं उसको, या फिर वो उबला ही रहेगा। आप कहेंगे हाँ सर हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उसको उबाल ठंडा कर सकते हैं। मक्का से पॉपकॉर्न बनना, आपने मक्का ली, मक्का के दाने ली, उसको गर्म किया, पॉपकॉर्न बन गए। ठीक है, तो क्या दोबारा वो पॉपकॉर्न हो जाएंगे? और यहाँ देखिए, यहाँ आपने सब्जियों का कटना, किसी प्रकार की आपने हीट नहीं दी उसको, उष्मा आपने नहीं दी। लेकिन यहाँ आपको मक्का से पॉपकॉर्न बनाना, जल का उबलना, यहाँ क्या है, आपको जो हीट है ना आप वो दे रहे हैं। हीट मतलब उष्मा आप दे रहे हैं। ठीक है, बर्फ का पिघलना, ऑटोमेटिक जो आपका सामान्य तापमान है उस पर हो रहा है। ये चीज भी आपको नोटिस करनी थी भी। कागज के टुकड़ों को कटना, एक बार कट गए तो कट गए, दोबारा हम नहीं जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि आप टेप लगा के जोड़ेंगे, अपने आप वैसा नहीं बनेगा भी। लकड़ी का जलना, एक बार लकड़ी जल गई आपकी क्या हो गई, वो किस में बदल गई, राख में। राख से दोबारा लकड़ी नहीं बनेगी, प्रोसेस धीरे धीरे। गीले वस्त्रों का सूखना धीरे धीरे हो रहा है आपका। ठीक है, क्या दोबारा गिल्ले हो सकते हैं? हाँ दोबारा गिल्ले हो सकते हैं, लेकिन उसी पानी से नहीं हो सकते जो पानी उनमें था। वो दोबारा, वो तो भाप बन के ऊपर चला गया, दूसरी तरह से आप उसको गीला कर सकते हैं भी। गुथे हुए आटे से छोटी छोटी लोइयां बनाना, आपने गुथे हुए आटे से छोटी छोटी लोइयां बना ली, अब दोबारा उसको आटे को मिला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उन लोइयों से हम क्या है बना सकते हैं, दोबारा गुथा हुआ आटा। लेकिन गुथे हुए आटे को हम दोबारा सूखा चूर्ण नहीं बना सकते, सूखा आटा नहीं बना सकते, ये बात ध्यान रखना। आटे की लोइयों से रोटियां बेलना, हाँ आटे की लोइयों से रोटियां बेलना, ये भी क्या है, उसका जो आकार है वो चेंज हो रहा। ध्यान रखना कि इसमें आकार भी ध्यान रखना कि क्या हुआ भी, कोई अन्य भी। लकड़ी का जलना, ये इस प्रकार से परिवर्तन, आकार भी चेंज हो रहा है, उनकी प्रकृति भी चेंज हो रही है। तो इन सब के बारे में आपने मोटा मोटी जान लिया कि किस प्रकार के ये बदलाव हैं, आपको समझा दिया। अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे भी। आपने दिया होगा कि ये परिवर्तन किसी वस्तु पदार्थ की वस्तु के आकार बदल जाता है, आकृति बदल जाती, कि लकड़ी कैसी थी, राख कैसी है। ठीक है, आकार मतलब बर्फ आपकी आपने चौरस रखी थी और बन के वो पानी आपका बन गया। गंध उसकी स्मेल, रंग या उनके अन्य गुणों में हो सकते हैं। क्या आप अपने आसपास होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में विचार कर सकते हैं? उन परिवर्तनों की एक सूची बनाइए, आप आराम से बना लेंगे। हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों की दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध तथा स्वाद जैसी संवेदनाओं की सहायता से अनुभव कर सकते हैं। हम जो ये परिवर्तन हो रहे हैं ना, तो इनको किससे महसूस कर सकते हैं, किन किन चीजों से? दृष्टि से, मतलब देखकर हम पता लगा सकते हैं हाँ ये परिवर्तन हो रहा। जैसे हमने देखा बर्फ पानी में बदल गया, हमने कैसे पता लगाया? देखकर ही तो पता लगाया। सुनकर भी, अगर आवाज में किसी प्रकार का बदलाव हो रहा तो हम पता सुनकर लगा सकते हैं। स्पर्श मतलब कि हम उसको छूकर भी पता लगा सकते हैं कि वो ठंडा है या फिर गर्म है, ऐसे तो पता चलेगा। ठीक है, कोई चीज गर्म हुई है या फिर ठंडी हुई तो हम छूकर पता लगा सकते हैं। गंध उसकी स्मेल से, कि वो स्मेल उसकी कैसी स्मेल में बदलाव आ रहा है, वो चीज खराब हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार अगर बहुत ज्यादा अच्छी है तो उसमें स्मेल आने, जैसे आपका स्मेल से कोई फल है आपका, हम स्मेल सूंघ के आप बता सकते हैं कि फल पक चुका है अभी। ठीक है, और उसी प्रकार स्वाद चक्कर भी हम बता सकते हैं कि ये आपका पक चुका है, ये चीज, ये इस प्रकार का बदलाव हो सकता है। तो इस प्रकार हम इन चीजों से इस प्रकार पता लगा सकते हैं कि परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। इनके आधार से हम परिवर्तन को अनुभव कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने उदाहरण भी दे दिया, आपको समझा भी दिया कि किस प्रकार से आप अभी, क्या हम इन परिवर्तनों को विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित कर सकते। अब हमने परिवर्तन तो कर लिए, देख लिए, हाँ जी परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन क्या हम इनको बांट सकते हैं कि परिवर्तन, कि ये परिवर्तन इस प्रकार के हैं और इतने परिवर्तन इस प्रकार के, या फिर सबको एक एक करके ही पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, तो क्या हम इनको श्रेणियां बना सकते हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हम करते हैं। किसी पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है परंतु मूल रूप से समान रहता है भी। ठीक है, उसने कहा कि उसका स्वरूप बदल सकता है, उसका आकार बदल सकता है, लेकिन वो मूल रूप से वही रहेगा भी। ठीक है, अब आप कागज को है भी, कागज को आप कितना ही काट दीजिए, पीट दीजिए, उसकी किस्ती बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, है तो आखिर में कागज ही ना, उसका मूल रूप तो वही रहा। आ रही बात समझ में? आपने पानी से बर्फ जमा ली, है तो वो पानी ही ना, बेशक वो क्या है, जम ही क्यों न गया हो। तो इस बात को बोलते हैं कि पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो मूल रूप है ना जिससे वो बना वो वही रहेगा भी।
ठीक है, आइए इसके बारे में और अधिक अब हम जानते हैं। कागज के कुछ स्पष्ट लीजिए था, उन्हें मोड़कर विभिन्न वस्तुएं बना लिया आपने इस प्रकार की, किसी से चिड़िया बना दी, किसी से मेंढक बना दिया, अलग अलग चीजें बना दी भी। क्या कागज की बनी हुई वस्तुओं की तहों को खोलकर आप पुनः पहले जैसा कागज प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब इसको आप इस प्रकार से खोल के प्लेन करेंगे तो वही कागज आपको मिलेगा, या फिर कागज बदल जाएगा? आप कहेंगे सर वही कागज मिलेगा भी। गुब्बारे से खेलना भी, एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, आप अपनी पकड़ ढीली करते हुए गुब्बारे में से वायु बाहर निकलने दीजिए, क्या आपको दोबारा मूल से स्थिति में प्राप्त होगा? एक अन्य गुब्बारा लेकर उसे फुलाइए, उसके मुंह से मजबूती से पकड़े रहिए, इसमें एक सुई चुबाइए भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि क्या गुब्बारे दोबारा उसी स्थिति में आपको मिल जाएंगे भी। ठीक है, आपने एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, जब आपने अपनी पकड़ ढीली करते हुए गुब्बारे में से वायु बाहर निकलने दीजिए, आपने वायु बाहर निकलने दी, तो गुब्बारे की जो शेप है, जो आकार है, क्या वो पहले जैसी होगी जैसे आपने फुलाया था वैसे ही? और क्या आपको गुब्बारा पुनः मूल स्थिति में प्राप्त होता है? एक अन्य गुब्बारा लेकर उसे फुलाइए और उसके मुंह को मजबूती से पकड़े रखिए, अब आपको क्या करना, उसमें सुई मारनी है भी। ठीक है, वो आप गुब्बारा देखना, गुब्बारा आपका फट जाएगा, जैसे पहला था वैसा नहीं रहेगा, जैसे पहले गुब्बारा था ना वैसा नहीं रहेगा, वो फट जाएगा। लेकिन जब आप उसके जहां से आपने हवा भरी थी वहीं से धीरे धीरे निकालेंगे ना, तो गुब्बारा जैसा था वैसे पहले वाले स्थिति में आ जाएगा। क्या होता है, क्या आप गुब्बारे को पुनः उसकी मूल स्थिति में प्राप्त कर सकेंगे? नहीं, अब नहीं कर पाएंगे भी। चौक के एक टुकड़े को पीसकर चूरा कर लीजिए, क्या आप इसे चूरे से पुनः चौक प्राप्त कर सकते हैं? दोबारा उसको चौक बना लेंगे उस चूरे से? ये तो आपके लिए कॉमन क्वेश्चन है अभी। इन प्रस्तुतियों के दौरान सामग्रियां जैसे कागज, गुब्बारे की रबड़ एवं चौक अपने मूल रूप में रहते हैं भी, आप दोबारा उसको गीला करके उसको दोबारा चौक बना लेंगे। तथापि आपका स्वरूप जैसे कि उनका माप अथवा उनकी आकृति परिवर्तित हो सकती है। क्या आप कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में दिए गए तथ्य का स्मरण कीजिए, जिसमें व्याख्या की गई थी कि जल विभिन्न अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस के रूप में विद्यमान हो सकता है, यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित भी हो सकता है। तो हमने जब क्लास 6 में पढ़ा था पदार्थों के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि पानी पानी होता है, वो ठोस में रह सकता है, ठोस अवस्था में होगा तो बर्फ बन जाएगा, द्रव में होगा तो आपका लिक्विड पानी के रूप में आ जाएगा, गैस में होगा तो वो वेपर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन है वो पानी। तो इसमें आपको ये क्या बताया गया, जैसे आपके कागज था, गुब्बारा था, चौक था, अपनी मूल रूप में रहते हैं भी। ठीक है, उनका स्वरूप जैसे कि उनका माप अथवा उनकी आकृति परिवर्तित हो सकती है, उनका स्वरूप बदल सकता है भी। जैसे गुब्बारा था, आपने फुला के इतना बड़ा बना दिया, था तो वो गुब्बारा। चौक है, आपने पीस दिया, है तो वो चौक। ठीक है, और दोबारा आपने वो पहली अवस्था में आ सकते हैं भी। ठीक है, जैसे जल है, आपका बर्फ जमा दी, है तो वो पानी ही, पिघल के दोबारा पानी बन जाएगा, चाहे उसकी भाप बना दो, है तो वो क्या है, पानी ही, दोबारा आप उसको ठंडा बनोगे पानी में वो बदल जाएगा। अब ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। उपरोक्त सभी स्थितियों में यद्यपि हम वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन का अवलोक करते हैं, परंतु किसी नए पदार्थ का नहीं निर्माण होता। हमने अब तक जितने भी परिवर्तन पढ़े हैं, इसमें क्या है कि जो वस्तु है उसके स्वरूप का परिवर्तन हुआ है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बना है कोई भी। कागज था हमारा, कागज रहा, पानी था, पानी रहा। तो ध्यान से देखना भी, उपरोक्त सभी स्थितियों में यद्यपि हम वस्तुओं के स्वरूप परिवर्तन का अवलोकन करते हैं, परंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, कोई भी नई चीज नहीं बनी ना। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुण जैसे आकार, आमाप और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं भी। आमाप मतलब उनका आकार बदल जाए, उनका माप बदल जाए, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, अवस्था बदल जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए। अवस्था क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, अवस्था बदल सकती है। ठीक है, ठीक है, आकार उनका बदल सकता है। ठीक है, जैसे आपने गुब्बारा था ना, तो गुब्बारा आपने फुला के इतना बड़ा बना दिया अभी, तो आकार बदल गया ना उसका। माप, अमाप होता है उनका माप। पानी था आपका 1 लीटर, लेकिन जब आप इसकी गैस सिलेंडर में भर देंगे ना, इसकी वेपर बना के उसको, तो ये आपका उसका माप बदल जाएगा। ठीक है, उसकी अवस्थाएं बदल गई। तो मतलब वे हैं कि जो मूल पदार्थ है ना वो वही रहते हैं, उनका सिर्फ क्या है, स्वरूप बदलता है। ठीक है, तो इस ऐसा जो परिवर्तन होता है वे कहलाते हैं आपके भौतिक परिवर्तन भी। ठीक है, अब आप डेफिनेशन याद कर लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में इनमें जो आपकी पाठ का इनाम है ना, भौतिक और आपके रासायनिक परिवर्तन, तो ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुण जैसे आकार, आमाप, आकार आप बदल बदल गए, जैसे गुब्बारा हमने बड़ा बनाया था, आमाप मतलब उसका माप, और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, वे भौतिक परिवर्तन
कहलाते हैं। आइए एक भिन्न प्रकार के परिवर्तन अन्वेषण करें। अब आप कम से कम भौतिक परिवर्तन तो जरूर पहचान लेंगे, मतलब कि कोई नया पदार्थ नहीं बनना चाहिए, उसी चीज स्टेज में वो दोबारा आ जाना चाहिए। अब मुझे ये बता दीजिए, आपके पास एक आलू है और आलू को आपने उबाल लिया, तो क्या ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? आप कहेंगे सर आलू हमने उबाल लिया तो आलू दोबारा वापस कच्चा आलू बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको आ रही बात समझ में? जब पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन होता है, स्वरूप आप समझ में रखना, स्वरूप होता है तथा वह अपने मूल रूप में भी नहीं रहता। मेन जो है की एक्यूरेट जो डेफिनेशन है ना, साइंस के हिसाब साइंटिफिक डेफिनेशन, तो जब आपसे पूछे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये देखिए कि पदार्थ के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है लेकिन मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता। एक्यूरेट डेफिनेशन ये बन जाएगी आसान सा। और जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें स्वरूप भी चेंज और मूल रूप भी चेंज, दो ही तो रूप हैं आपके। देखिए भी, एक तो होता है स्वरूप, खुद का रूप, चेहरा उसका, ठीक है। एक होता है मूल रूप, क्या है? मूल रूप। दो रूप हैं आपके, इसमें आपको दो मूल, स्वरूप चेंज होगा दोनों में भी, स्वरूप चेंज होगा दोनों में, लेकिन जो भौतिक है ना तो उसमें आपका मूल रूप चेंज नहीं होगा, लेकिन जो रासायनिक है इसमें मूल रूप भी चेंज हो जाएगा। ये आपका क्या है? भौतिक है भी, ठीक है। और ये आपका रासायनिक है, सॉरी, ठीक है। स्वरूप में क्या आता है? इनका आकार आता है, अमाप आता है और इसका अवस्था आती है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कि भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक में नया पदार्थ बनता। एन लिख दिया मैंने नए पदार्थ के लिए। हो गई आपकी चीजें क्लियर? कोई डाउट? यही तो इस पाठ का पूरा निचोड़ है। बस अब हमें समझना है कि कौन से आपके ये प्रयोग है ना, जोन से ये परिवर्तन हो रहे हैं रासायनिक है, कौन से आपके भौतिक है। तो चलिए टेंशन मत लो, किसी सब्जेक्ट की अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो धीरे धीरे समझते जाइए। कुछ चीज समझ में ना आए वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कांच के दो गिलास में दो छोटी पारदर्शी बोतलें लीजिए भी, ठीक है। सॉरी, कांच के दो गिलास लेने हैं या फिर छोटी कांच की आपको पारदर्शी दो बोतलें लेनी। पारदर्शी मतलब जिनके आर पार आप देख सकते हो, पारदर्शी होती हैं। कै ख ग से चिन्हित कीजिए, उन पे लिख लिया आपने। चिन्हित गिलास कै का एक चौथाई भाग नल के जल से भरिए और चिन्हित गिलास ख का एक चौथाई भाग चूने के पानी से आपको भरना है। अब भिन्न भिन्न नलियों की सहायता से एक एक प्रयोग करके गिलास में वायु फूंकते हुए अवलोकन कीजिए। आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक में तो कुछ नहीं था सीधा, और इसमें क्या था? चूने का जल था, आपने उसमें थोड़ा सा चूना मिला लिया। चून नहीं आपका, चूना भी, कभी चून मिला लो आप भी, आटा मिला लो आपका। तो ये, और आपको फिर क्या करना, नली से उसमें फूंक मारनी है। क्या करनी है? फूंक मारनी है। जिस स्कूल में ये सारी चीजें उपलब्ध हों तो ये जो टीचर है वो जरूर ये एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे बच्चों को करवा के देखें भी। क्या आप कोई परिवर्तन देखते हैं? गिलास कै में वायु फूकने पर बुलबुले बनते हैं, जल और जल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। गिलास कै में वायु फूकने पर चूने के पानी में बुलबुले बनते हैं और चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जो उसका रंग था ना वो दूध के कलर का जैसा हो जाता, मतलब दूधिया हो जाता है। जो जो सिर्फ अकेला पानी था उसमें तो क्या था, सिर्फ बुलबुले बन रहे हैं। यदि हम कुछ समय के लिए इसे स्थिर छोड़ दें तो श्वेत पदार्थ गिलास की तली में बैठने लगता है और किसी नए पदार्थ का निर्माण को दर्शाता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो आपको बता दिया रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा, सिंपल परिभाषा वही थी कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का स्वरूप का परिवर्तन होता है और साथ साथ मूल रूप का भी परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है, वो आपके रासायनिक परिवर्तन है। और आपके भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि जिसमें आपका पदार्थ का स्वरूप बदलता है लेकिन मूल रूप नहीं बदलता और न ही आपके नए पदार्थ का निर्माण होता है, वे आपके क्या है? भौतिक परिवर्तन है। सबसे बेस्ट परिभाषा यही है भी। तो चलिए इसकी भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है। अब देखिए आपको ये आसान लगेगी भी, ठीक है। कि किसी नए सॉरी, किसी नए पदार्थ का निर्माण, अब देखिए यहां से देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया उसमें रासायनिक तौर पर वो ऐड होंगे भी,
ठीक है। कि रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। वरना वो क्या होगी? अभिक्रिया। मैंने आपको पिछले लेसन में आपने याद कहा था कि मैंने आपको ये कि ये सोडियम है, ये इसके साथ क्रिया करता है, तो आपने अभिक्रिया पूछा था, तो मैंने कहा था कि अभिक्रिया होती है जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, तो वो आपकी अभिक्रिया होती है। इसने कहा कि रासायनिक परिवर्तन में जब नया पदार्थ बनता है ना, तो रासायनिक परिवर्तन कब होगा? जब दो पदार्थ मिलेंगे ना, तो तभी आपका क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो यहाँ से याद रखिए, रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया। आपको पता है रासायनिक परिवर्तन में तो नया पदार्थ बनेगा, वरना उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे ही नहीं। तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जब रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस परिस्थिति में गिलास में वायु फूकने पर उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके नया श्वेत अघुलनशील पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। अब देखिए आपको क्या हुआ। अब आप कहेंगे कि जैसे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, भी क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपने मुंह से जो फूक मारी, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो थी, फूक मारते हैं आप, वो मिली, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ना, वो क्या बदल गया? कैल्शियम कार्बोनेट में बदल गया। और साथ में क्या? जल है आपका। ये तो आपका क्या था? पानी में। जब अब आपका नहीं रहेगा ये, थोड़े समय बाद, शुरू में तो आपका रंग उसका दूधिया हो जाएगा, लेकिन फिर क्या रहेगा? ये पानी में घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा। जो नीचे बैठा ना चूना बाद में, तो वो क्या है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? आपका वो चूना होता है जो आपने मिलाया था अभी, ठीक है, CaOH, ठीक है। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CaCO3, आपका ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, आपका श्वेत अघुलनशील पदार्थ। ये आपका अघुलनशील पदार्थ मिलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संपर्क में आता है जल की उपस्थिति में, तो किस में बदल जाता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जो कि अघुलनशील है अभी, ठीक है। इनके फॉर्मूले अभी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आपके आगे आएंगे तब आपको फार्मूले हम याद करवा देंगे रिविजन वाले बैच में भी, ठीक है। चूने के पानी की दूधिया होने की विक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड के परीक्षण के उपयोग में लाया जाता है। मान लेते हैं हम किसी भी गैस में, ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि ये जो नली है, इस ऊपर वाली लाइन का मतलब समझा रहा हूँ, कि इसमें से जो गैस निकल रही है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है भी। तो हम क्या करेंगे कि इस नली को इस प्रकार से इस बर्तन में ले आएंगे, इसमें क्या कि चूने का पानी मिलाएंगे। यदि पानी का रंग इसमें दूधिया हो गया, तो इसका मतलब क्या है? कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि जैसे ही ये चूने वाले पानी में आएगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण उसका रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। भी आपको आगे बात समझ में? तो इस प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए ये प्रयोग करते हैं। आइए हम अपने रसोई घर में कुछ पदार्थों का उपयोग करके एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। अब जो पदार्थ आपकी रसोई में है, आपके घर की रसोई में, उनका पदार्थ करके उपयोग करके हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। भी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। भी एक परखनली में एक चम्मच सिरका या नींबू का रस लीजिए, नींबू का रस ले लीजिए, ठीक है। उनमें एक चुटकी बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाइए। आपने क्या अवलोकन किया? आपको क्या चीज दिखाई दी? आप बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ गैस के बुलबुले बनते देखेंगे। आप देखेंगे कि उसमें गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। चित्र 5.2 में दर्शाए गए अनुसार इस गैस को एक अन्य परखने में लिए गए ताजा चूने के पानी में प्रवाहित कीजिए। अब आपको क्या करना है कि उस जो गैस निकल रही है, क्या है? गैस निकल रही। जब आपने नींबू के रस में आपने चुटकी बेकिंग सोडा डाला, एक चुटकी बेकिंग सोडा डाला, तो आपको क्या करना? उसमें बुलबुले बन के गैस निकली। वो गैस आपको क्या कि चूने के पानी में भेजनी है भी, ठीक है। आपने क्या अवलोकन किया? चूने का रंग दूधिया हो जाता है। सिरका और बेकिंग सोडा मिश्रित करने पर निर्मित गैस के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? और जब वो गैस आपने चूने के पानी में छोड़ी, तो रंग कैसा हो गया? उस पानी का दूधिया हो गया। अब आपको कुछ बात ध्यान में आई? आप कहेंगे हाँ सर, हमें बिल्कुल ध्यान में आई। थोड़ी सी आपको आवाज में दिक्कत हो रही होगी, थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ। आप कहेंगे हाँ सर, हमें बिल्कुल ध्यान में आई। क्या ध्यान में आई? कि जो आपका पानी का रंग दूधिया हुआ है, वो किस कारण हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हुआ है। और नींबू के रस और सिरका में जो हमने आपकी ये क्या डाला था हमने?
बेकिंग सोडा डाला था, इसके कारण क्या हुआ कि उसमें से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है नींबू के रस और सिरका में। आपको आई बात समझ में? आपने अब क्या अवलोकन किया? चूने का रंग दूधिया हो जाता है और सिरका बेकिंग सोडा मिश्रित करने पर निर्मित गैस के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह संकेत करता है कि निर्मित गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस क्रियाकलाप को आप चित्र 5.3 में दर्शाए गए अनुसार प्रक्रिया के स्थान पर उपयोग की गई दो छोटी बोतलों के एक नम्य नली की सहायता से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इस बोतल में तो आपको उसमें चूने का पानी डालना है, डाल दिया चूने का पानी। इसमें आपको नींबू का रस लेना है, इसमें आपको क्या है बेकिंग सोडा आप डालेंगे तो इसमें से जो गैस निकलेगी वो इस नलकी के माध्यम से यहाँ पहुंच जाएगी इस पानी में। तो ये पानी का रंग क्या हो जाएगा? बिल्कुल दूध जैसा आपका हो जाएगा, दूधिया कलर का। तो आप समझ जाना कि ये जो गैस निकली यहाँ से क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। बिल्कुल आसान है, कोई डाउट नहीं। ऐसे एक्सपेरिमेंट जब आप करके देखेंगे ना तब आपको क्या बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएँगी। कोई डाउट इसमें? क्योंकि इस क्रियाकलाप में नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। क्या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी स्टार्टिंग में? हम कहेंगे हमारे पास तो नहीं थी सर, हमारे पास तो क्या था आपका नींबू का रस था और हमने बेकिंग सोडा डाला था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो थी ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनी है ना, दोनों मिले तब। तो ये क्या है आपकी कौन सी विक्रिया है? आप कहेंगे सर जिसमें नया पदार्थ का उत्पन्न होता है जिस विक्रिया में जिस परिवर्तन के दौरान, तो वो क्या कहलाती है आपकी रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा और रासायनिक विक्रिया हम इसको बोलेंगे भी। सिरका प्लस बेकिंग सोडा या नींबू भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मिली और अन्य पदार्थ आपका पानी वगैरह वो हो गया जो आपका अ, चूना था वो भी, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा वो जो आपका अघुलनशील है, लेकिन मैं हमने देखा कि नया पदार्थ क्या बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस क्रियाकलाप को बेकिंग सोडा और जल के साथ दोहराएं। क्या आप गैस के बुलबुले बनते हुए देखते हैं? क्या यह एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? अब तो बता दो बच्चों, भौतिक है या रासायनिक? आप कहेंगे सर ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है। रासायनिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती कुछ अन्य प्रक्रियाएँ मैं आपको और बताता हूँ भी, ठीक है? आप कहेंगे आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जब आपका लोहा वायु और हवा के संपर्क में आता, सॉरी वायु और आपका जल के संपर्क में आता है, तो उसके ऊपर क्या है जंग लग जाता है अभी, ठीक है? तो भूरे रंग का निक्षेप बनता, मतलब भूरे रंग की एक पपड़ी सी आपकी लोहे के ऊपर बन जाती है जिसको जंग बोलते हैं, जिसे जंग कहा जाता है। इस प्रकार जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है कि जो आपका क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसमें बनता है। जो आपकी भूरे रंग की पपड़ी जंग वो आपका आयरन ऑक्साइड ही होता है जो जब आपका पानी और हवा के संपर्क में लोहा आता तब। क्या वापिस उससे आप जंग से लोहा बना सकते हैं क्या? आप नहीं बना सकते भी। आपको आई बात समझ में? दहन भी, दहन आप समझ गए होंगे। आपने जब इस अध्याय में धातुओं के अधातुओं का संसार हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम का जो रिबन हमने जलाया था, ठीक है? तो आपका क्या बना था? आप कहेंगे सफ़ेद ज्वाला के साथ वो जला था और सफ़ेद रंग का पाउडर एक बना था अभी, ठीक है? क्या आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये परिवर्तन भौतिक है रासायनिक? ठीक है, क्योंकि ये एक रासायनिक परिवर्तन है अभी। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सफेद रंग का पाउडर था ना वो क्या था आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था अभी। अतः मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दोबारा हम उसको रासायनिक एक तो क्या है कि दोबारा हम उसको रिबन नहीं बना सकते और एक हमारे पास एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ है और उसका स्वरूप और मूल रूप दोनों बदल गए हैं अभी। हम अवलोकन करते हैं कि इस प्रक्रिया में नए पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है अभी। जब हमने उसको जलाया था ऊष्मा भी निकली थी और प्रकाश भी हुआ था। ये बात भी आपको समझनी है कि रासायनिक विक्रिया में क्या क्या चीजें हो सकती है। एक तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, दूसरा उसका मूल रूप बदल जाता है, ठीक है? ये चीजें तो मैंने आपको बता दी थी, उसका स्वरूप भी बदलता है। अब मुझे एक पिछला लेसन आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। मुझे ये बता दीजिए जो आपके ये मेटल ऑक्साइड है हमने जो बनाया था ये अक्षारीय होते हैं या फिर आपके लवणीय होते हैं भी? सॉरी, अक्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं? लवणीय कह रहा हूँ आपके। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो अधातु है ना, पिछला लेसन रिवाइज कीजिए धातु वाले। अधातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? अम्लीय, दोनों अम्लीय अक्षारीय। और जो धातुओं के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? आपके अक्षारीय होंगे। ये आप याद रखिए भी, ठीक है? इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ भी।
मैग्नीशियम रिबन के साथ जलने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। समीकरण मतलब आपका विक्रिया कक्षा 10 में आपका डिटेल से लेसन है। अब आप सिर्फ ये याद रखना, सिर्फ कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना, आपको ये याद रखना कि किसके साथ कौन सी चीज़ अगर मिलती है तो किस चीज़ का परिवर्तन होता है भी। ठीक है, मैग्नीशियम है आपका ऑक्सीजन के साथ मिलता तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। श्वेत चूर्ण है आपका जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। हाई लेवल का थोड़ा-सा पढ़ना चाहते हो, जब मैं इसका रिवीजन बैच करवाऊँगा तब आपको इसके थोड़े से फ़ॉर्मूले बता दूँगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप याद करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है आपकी अभी। जब जैसे ही आप 8th क्लास में जाएँगे, 9th क्लास में जाएँगे तब एक लेसन स्पेशल इनका ही आएगा अभी, ठीक है? अभी का काम आपका एनसीईआरटी समझना है। जो लेवल सरकार ने आपके लिए तय किया उसी लेवल से आपके दिमाग को हम ग्रोथ करते चलेंगे। फालतू के इनके फ़ॉर्मूले बता के मैं आपके दिमाग पे बर्डन नहीं डालना चाहता। ठीक है? मैं यही आपको सबके फ़ॉर्मूले याद करवा दूँ, 2-4 अभिक्रियाएँ और लिखवा दूँ, ये आपके काम की बात नहीं होगी। अब आप सिर्फ़ समझिए भी, ठीक है? इस प्रश्न में हमारा क्या रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हमें जानना है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बनाया था आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, ऊष्मा हुई थी और प्रकाश भी उत्पन्न हुआ था अभी, ठीक है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हर पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, दहन कहलाती है अभी, ठीक है? जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है भी। आपको प्रकाश भी मिले और ऊष्मा भी मिले भी। क्या मिले? प्रकाश भी मिले और आपको क्या मिले? ऊष्मा भी मिले। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भी? ठीक है? वो आपका क्या दहन कहलाती है। और जिन पदार्थों का दहन होता है वे दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, कागज, कपास, मिट्टी, तेल दहनशील पदार्थ होते हैं भी। ठीक है? दहन मतलब जो जल सकते हैं भी। ठीक है? तो आप देखिए क्या पत्थर दहनशील पदार्थ हैं? नहीं जलेगा भी। कभी आप सोचो मैं पत्थर को जला के सिक लूँ भी या फिर कुछ और पानी गर्म कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो दहनशील पदार्थ क्या होते हैं? जो वायु की उपस्थिति में आपके जल सकते हैं। आपको क्या मिले? वायु की उपस्थिति में विक्रिया करके आपको क्या देना चाहिए? प्रकाश और ऊष्मा। जो आपके पदार्थ जलेंगे वो प्रकाश हमें देंगे और ऊष्मा भी हमें मिलेगी। ये तो आपकी कॉमन सी बात है अभी, ठीक है? तो वे दहनशील पदार्थ कहलाते हैं अभी। आइए पता लगाइए कि क्या दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है? तो आपको पता करना है क्या जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूर चाहिए या फिर बिना ऑक्सीजन के बिना भी हम कोई चीज़ जला सकते हैं या नहीं जला सकते। तो आज के लिए ये पार्ट इतना ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा आपका दिमाग अभी जो एक हायर लेवल है ना, कई बार आपका दिमाग क्या होता है कुछ-कुछ समझना बंद कर देता है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। तो आप सुबह-सुबह योग कीजिए ताकि आपका दिमाग और ज़्यादा चीज़ें ग्रहण कर सके और आपको किसी प्रकार का समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। पार्ट से आप ज़रूर पढ़िए।